हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना अमरनाथ हैप्पी लिटरेचर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट जॉन डन एंड हिज पोएटिक मीडियम। तो फ्रेंड्स, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसका मतलब समझा दूं कि ये पोएटिक मीडियम आखिर होता क्या है, ये टॉपिक आपसे क्या डिमांड करेगा। सो पोएटिक मीडियम इज ऑल अबाउट द मीडियम और यू कैन से द सोर्स दैट पोएट हैज यूज्ड टू राइट हिज पोएट्री। तो यहाँ पे हमें क्या जानना है, एक पोएट अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स को किस मीडियम के थ्रू एक्सप्रेस करता है। तो यहाँ पे हम जॉन डन की बात कर रहे हैं, तो हम जानेंगे कि जॉन डन अपने पोएम्स में किस पोएटिक मीडियम का यूज़ करता है, कैसे उसके लैंग्वेज होते हैं, कैसे उसके थॉट्स होते हैं, क्या थीम होता है, ये सब चीज़ें हम इस टॉपिक के थ्रू समझेंगे। सो फर्स्ट लेट अस सी फ्यू फैक्ट्स अबाउट जॉन डन. He was an English poet, soldier, scholar and secretary born into recusant family. Recusant means who are submissive to church, who later became a cleric in the Church of England. Cleric means clergy. He is considered as a preeminent representative of metaphysical poet. अगर हम मेटाफिजिकल पोएट की बात करें तो सबसे पहले जो फिगर दिमाग में आता है वो है जॉन डन। मेटाफिजिकल के कॉन्सेप्ट को हम बाद में समझेंगे। His poetical works are noted for their metaphorical and sensual style and include sonnets, love poems, religious poems, Latin translations, epigrams, एलिजीज, सॉन्ग्स एंड सटायर्स। एपिग्राम्स क्या होता है, मतलब कोई पोएम या फिर कोई फ्रेज जो बहुत ही क्लेवर तरीके से, बहुत ही अच्छे अम्यूजिंग तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। और एलिजीज क्या है, कोई भी पोएम या फिर कोई सॉन्ग जो सैडनेस को एक्सप्रेस करता है, खास करके उसके लिए जो मर चुका है। तो जॉन डन के पोएम में हमें ज़्यादातर क्या मिल सकता है, मेटाफोरिकल और सेंशुअल स्टाइल। उन्होंने कई सारे सोनेट्स भी लिखे हैं, लव पोएम्स हैं, रिलीजियस पोएम हैं, फिर लैटिन ट्रांसलेशन है, एपिग्राम्स हैं, एलिजीज है, सॉन्ग, सटायर्स। ही इज़ ऑल्सो नोन फॉर हिज सर्मन। सर्मन क्या होता है, रिलीजियस स्पीच होता है जो चर्च में दिया जाता है। तो जॉन डन इसके लिए भी फेमस थे। आगे बढ़ने से पहले हम मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट को समझते हैं। मेटाफिजिकल में दो वर्ड है, मेटा और फिजिकल। मेटा मतलब होता है बियॉन्ड, मतलब किसी चीज़ से ऊपर, किसी चीज़ के परे। और फिजिकल मतलब फिजिक्स, रिलेटिंग टू बॉडी रेदर देन माइंड। तो मेटाफिजिकल जो कॉन्सेप्ट होता है वो फिजिकल वर्ल्ड से परे होता है, उसके बियॉन्ड होता है। फिजिकल जो है, फिजिकल वर्ल्ड जो है वो हमारा वर्ल्ड है, ठीक है, लेकिन इसके ऊपर जो है, उसके ऊपर की जो सोच होती है, जो सिर्फ दिमाग में हो सकता है, वो एक्चुअल में हम उसे फील नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे कॉन्सेप्ट को मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट बोलते हैं। तो मेटाफिजिकल पोएट जो है वो इन सब चीज़ों से डील करते हैं, मीन्स द थिंग्स विच इज़ बियॉन्ड द फिजिकल वर्ल्ड। जॉन डन के बहुत सारे पोएम में आपको मेटाफिजिकल कंसीट मिल जाएगा जो बहुत ही डिफरेंट है बाकी सब पोएम से। फॉर एग्जाम्पल, जॉन डन का एक पोएम है द फ्ली। इसमें वो अपने बिलव्ड को सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए कन्विंस करते हैं। तो उसमें वो बोलते हैं अपनी बिलव्ड को कि हमें एक फ्ली ने बाइट किया, पहले उसने तुम्हें बाइट किया, फिर मुझे बाइट किया, तो अब उसके बॉडी में हम दोनों का जो ब्लड है वो मिक्स हो गया है। तो जो ये ब्लड मिक्स होने का क्या एक सिग्नल है कि हम लोग के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स हो चुका है। तो ये भी एक समझ लो एक तरीके का मेटाफिजिकल कंसीट है, एकदम ही अलग है दूसरे पोएम से अगर आप कंपेयर करेंगे। फिर एक और इनका पोएम है वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग। इसमें उन्होंने अपने लव को और खुद को एक स्टेशनरी कंपास से कंपेयर किया है। तो कहने का मतलब ये है कि जॉन डन का जो पोएटिक मीडियम था वो मेनली मेटाफोरिकल स्टाइल था। तो चलिए थोड़ा सा क्लियरली समझते हैं जॉन डन के पोएटिक मीडियम को। तो फ्रेंड्स, अगर आप जॉन डन के पोएम को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा जो उनका थीम है वही उनका पोएटिक मीडियम है। उसी से उनके इंटेलेक्चुअल का पता चलता है, उनके थॉट्स के बारे में पता चलता है, उनके फीलिंग्स के बारे में पता चलता है। सो इट इज़ दैट जॉन डन बिल्ड्स अ पोएटिक मीडियम commensurate with his theme. In his poetry, emotions have their intellectual counterparts. तो जब जॉन डन या फिर उनके टाइम के कई सारे मेटाफिजिकल पोएट्स के जब पोइट्री को पढ़ा गया तो उनके पोइट्री को पढ़ के पता चलता था कि ये जो पोएट्स थे, जो मेटाफिजिकल पोएट्स थे, वो कितने हाईली इंटेलेक्चुअल थे। आपने इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में कभी पढ़ा होगा। तो जिस इंसान के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस होता है तो वो सही तरीके से अपने इमोशंस को सही जगह पे एक्सप्रेस करते हैं। तो एक तरीके से वो अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इमोशंस को सिर्फ हम रोने से नहीं रिलेट कर सकते हैं। इमोशन मतलब अपने फीलिंग्स को सही टाइम पे, सही सिचुएशन पे एक्सप्रेस करना। अगर कोई सैड सिचुएशन है उसमें सैड होना, खुशी वाली बात है तो खुश होना, किसी को देखकर अच्छा लग रहा है
तो ये सब चीजें अलग अलग इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। तो हमें यही इंटेलिजेंस जॉन डन के पोएम में देखने को मिलता है, इसलिए जॉन डन के पोएम को हाईली इंटेलेक्चुअल पोएम माना जाता है। फिर जॉन बेनेट कहते हैं, जॉन बेनेट जो थे वो जॉन डन के कंटेम्प्रेरी थे, वो इमोशंस के बारे में क्या कहते देखते हैं। इमोशंस आर ग्रिस्ट टू द इंटेलेक्चुअल मील ऑफ द माइंड। ग्रिस्ट टू द मील एक फ्रेज है। अगर आप कह रहे हैं समथिंग इज ग्रिस्ट टू द मील, यू मीन दैट इट इज वेरी यूजफुल फॉर पर्टिकुलर पर्पस। तो जॉन बेनेट क्या कह रहे हैं, जो इमोशंस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एक इंटेलेक्चुअल माइंड के लिए, क्योंकि वो इमोशंस ही होता है जिसके वजह से एक राइटर, एक पोएट अपने फीलिंग्स को एक अच्छे तरीके से, एक बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर पाता है। और अब इस इमोशन को प्रेजेंट करने के लिए, इस इमोशन को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या जरूरत है, एक वाइड रेंज ऑफ थॉट की जरूरत है। तो वाइड रेंज ऑफ थॉट का क्या मतलब होता है, जो हमारी जो सोच होती है ना, उसका कोई लिमिटेशन नहीं हो। छोटी से छोटी चीज को ऑब्जर्व करना, उसमें आइडिया फॉर्म कर लेना, इसी को कहते हैं वाइड रेंज ऑफ थॉट। सो द इम्प्लीकेशन is that an emotion is analyzed in the context of a wide range of thought, and out of this analysis develops a pattern of thought utterly different from the primacy of one thought। तो फ्रेंड्स, अब तक हमें यही समझ में आ रहा है जो पोएटिक मीडियम है जॉन डन का, वो है इमोशंस और उनके वाइड रेंज ऑफ थॉट। वो अपने आसपास की कोई भी छोटी मोटी चीज को यूज कर लेते हैं, उसमें एक आइडिया फॉर्म कर लेते हैं। John Donne knows that reality is diverse, and unless there is an attempt at comprehending the varied facets of reality, the poetry will lack fidelity to thought and experience। स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि जॉन डन नोज दैट रियलिटी इज डाइवर्स, कि रियलिटी जो है वो डाइवर्स है, उसके कई सारे फॉर्म्स हैं, वो एक दूसरे से अलग हैं। तो जॉन डन कहते हैं कि जब हम रियलिटी के हर साइड को समझेंगे, हर साइड को कॉम्प्रिहेंड कर पाएंगे, तभी जाके हम पोइट्री में एक ओरिजिनल थॉट और अपने एक्सपीरियंस को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो इन शॉर्ट वो क्या कह रहे हैं कि रियलिटी वही नहीं है जो हम देखते हैं, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू बी अंडरस्टूड। तो जब तक हम वो चीज़ को नहीं समझ लेंगे, तब तक हम अपने पोएम्स में, अपने पोइट्री में उस ओरिजिनल थॉट्स और एक्सपीरियंस को इंक्लूड नहीं कर पाएंगे। फैसेट का मतलब होता है वन साइड ऑफ समथिंग, और फिडेलिटी का मतलब है ओरिजिनलिटी। तो यहाँ पे जो एक और पोएटिक मीडियम समझ में आ रहा है वो है रियलिटी। तो जॉन डन ने अपने पोएम्स में ज़्यादातर रियलिटी पे फोकस किया है। उनके अकॉर्डिंग अगर कॉम्प्लेक्स लाइफ को इग्नोर करके एक सेटल लाइफ को ही सिर्फ दिखाएंगे, एक स्मूथ लाइफ को दिखाएंगे, तो वो एक आधा सच होगा। इसलिए जॉन डन ने लाइफ में जो अलग अलग वैरायटी होते हैं उसको प्रेजेंट करने की कोशिश की है। A refusal to grapple with the complex living of man results in a poem that presents only a partial perception of the truth of life. In order to overcome this failing, John Donne wants his poetry to go the whole hog in recapturing the variety that composes the integrate पैटर्न ऑफ लाइफ। और टी.एस. इलियट ने भी जॉन डन के इस राइटिंग स्टाइल को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया था। जॉन डन के पोएम्स को पढ़ के उनको बहुत अच्छा लगा कि जॉन डन ने अपने सारे टाइप्स के एक्सपीरियंस को अपने पोएम में इंक्लूड किया है, चाहे वो एडोरेशन हो, चाहे वो ब्रूटैलिटी पर हो। मतलब उन्होंने अपने सारे शेड्स ऑफ फीलिंग को अपने पोएम में एक्सप्रेस किया, चाहे वो लव हो, चाहे वो हेट्रेड हो, चाहे वो एंगर हो। उनका जो पोएम था उनके डाइवर्स एक्सपीरियंस का कॉम्बिनेशन था, मिक्सचर था, और इसी वजह से उनका जो पोएम पैटर्न था बहुत ही ज्यादा रिच और सेटिस्फाइंग था। सो टी.एस. इलियट too is full of admiration for John Donne for devising a medium that devour experiences of all sorts, right from adoration to brutality, with all intermediate shades of feeling in between, and with this amalgam of diverse experiences, he makes a pattern rich and satisfying. Amalgam means mixture of something, combination of something. Thus, metaphysical poetry is primarily a style which provides the poet with a tool that places emotions in the wider matrix of life and also perceives a correlation between one emotion and the other. तो metaphysical poetry एक poet को क्या provide करती है? एक wide range of thought and emotion, which is based on the every aspects of life. John Donne exhibits this capacity. Which capacity? To place emotion in the wider matrix of life, for taking on realities of different sorts with a searching mind and makes a pattern out of them. In John Donne's poetics, the poet has to be gifted with two attributes. One is sensibility and other is judgment. इसका क्या मतलब हुआ कि जॉन डन के पोएटिक्स पैटर्न को फॉलो करने के लिए पोएट के अंदर दो क्वालिटी होनी चाहिए। वो दो क्वालिटी कौन सी है? एक सेंसिबिलिटी और दूसरा जजमेंट। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलिए, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय।